हेलो एवरीवन, आई एम रिया एंड आज हम आगे प्रोसीड करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ material by virtue of which the material regain its original position after the removal of all the external loads is called as the elasticity। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर कोई मटेरियल है उसमें हमने जो है वो लोड प्रोवाइड किया, आइदर वो हमारा टेंसाइल हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है, एक्सेट्रा। जब हम क्या करेंगे, उसको उस पर लोड लगाएंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट लोड, जो हमने उसमें अप्लाई किया हुआ है, जो मटेरियल है वो अपनी उसके ओरिजिनल पोजीशन में अगर वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो कि हमारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल लोड्स, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी या फिर प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल बिहेव्स एज अ परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो मटेरियल है वो बिहेव करता है परफेक्टली इलास्टिक। आफ्टर द लिमिट मटेरियल गेट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही जो मटेरियल है वो इलास्टिसिटी शो करता है। मतलब अगर हम उसमें कोई लोड लगा रहे हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो वापस आ रहा है। अगर वो इस लिमिट के बाद जो है कोई भी मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो वापस नहीं आता है, ये एक ऐसी लिमिट होती है जहाँ पे जो मटेरियल है वो एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो रॉबर्ट हुक्स है उसने 1676 में जो है वो डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंटली अ बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ने क्या बोला कि जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन बट अप टू इलास्टिक लिमिट। ये जो लॉ था ये हमारा वैलिड था अप टू इलास्टिक लिमिट। अब जब हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है हमने ई से रिप्रेजेंट किया। इस जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारा डिपेंड करता है कि किस नेचर ऑफ बॉडी मटेरियल ऑफ बॉडी का नेचर क्या है और द मैनर इन विच बॉडी इज़ डिफॉर्म्ड, और किस मैनर में जो है वो बॉडी हमारी डिफॉर्म्ड होगी। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो जनरली हमारे बेसिकली हमारी 3 टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और के से डिनोट करते हैं। ये जो 3 मॉड्यूलस होते हैं इनको हम इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और इलास्टिक मॉड्यूलाई भी इनको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है हमारा रेशियो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसके जो यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शेयर मॉड्यूलस। ये भी हमारा रेशियो होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, और इसके भी जो यूनिट्स होते हैं हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर होते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ये हमारी रेशियो होती है नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट्स होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पॉइसन रेशियो की। पॉइसन रेशियो क्या होती है? ये हमारी रेशियो होती है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारी विड्थ होती है वो क्या होती है और लेंथ, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है। विड्थ में कितना चेंज आया? वो आया हमारे पास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, वो आया लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो पॉइसन रेशियो है इसकी जो वैल्यू है 0.2 से लेकर 0.3 तक। अब रिलेशनशिप फर्दर जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे इन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में वो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन दोनों का रिलेशन हम ऐसे निकालते हैं और इसके बेसिस पे जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चीज़ है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन है ये 9kc डिवाइडेड बाय 3k+c। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की ताकि वो रेजिस्ट करे किसी भी लोड के एक्शन को
एक्शन को विदाउट ब्रेकिंग या फिर विदाउट फेलियर। ठीक है, कोई भी मटेरियल है वो क्या करता है, एक्सटर्नल लोड जो भी उसमें एक्ट कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करे विदाउट ब्रेकिंग या फिर विदाउट फेलियर। इलास्टिसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी बॉडी की जो कि हमारी क्या करती है, इसके ओरिजिनल शेप को रिगेन कर देती है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द फोर्सेस या फिर ऑल द लोड जो इसके ऊपर अप्लाइड किए गए हैं। जैसे अगर ये लोडिंग है तो वापस ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है तो अनलोडिंग होके ये यहाँ पे आएगी। मटेरियल पोजेस दिस जो ऐसे मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी होती है उनको हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। प्लास्टिसिटी जो है वो अपोजिट होती है हमारी इलास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी क्या होती है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी हमको किसी भी मटेरियल की, जब हमने उससे जो एक्सटर्नल लोड जिसमें अप्लाइड है उसको भी हम अगर उसमें से रिमूव कर देते हैं तो हमको जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो रिगेन नहीं कर पाता, वो जो है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो ले लेता है। ठीक है, ये है हमारी लोडिंग, यहाँ से अनलोडिंग हुई तो ये इसकी क्या ले ली, इसने परमानेंट डिफॉर्मेशन ले ली। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, थिन वायर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे को एक प्रॉपर साइन देते हैं, प्रॉपर वार्निंग देते हैं बिफोर फेलियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो हमारे को एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देते हैं बिफोर ब्रेकिंग। फॉर एग्जांपल इसके है कॉपर, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा। और ये है हमारे पास इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें क्या होता है, ये यहाँ से हमारे को क्या दे रहा है, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस वो मटेरियल होते हैं, वो उस टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि इमीडिएटली ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होते हैं, अगर लैक ऑफ डक्टिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, हाई स्ट्रेंथ स्टील, कैरामिक मेटल्स एक्सेट्रा, इसमें कोई भी जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है। इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल जो हमारा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे और नॉर्मल स्ट्रेस 90 डिग्री पे, बट ब्रिटल में जो है वो अपोजिट होता है हमारा डक्टाइल मटेरियल का। इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 45 डिग्री पे एक्ट करता है और हमारा जो मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस है वो हमारा 90 डिग्री पे एक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं टफनेस की। टफनेस वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी मटेरियल को अनेबल करती है कि इम्पैक्ट लोड को वो एब्जॉर्व करे। हार्डनेस वो रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की स्क्रैचिंग और वियर बाय द एब्रेजन। ठीक है, ताकि वो वियर बाय जो एब्रेजन है उसको रेजिस्ट करें। फैटिग क्या होता है, ये भी एक तरह की डिफॉर्मेशन होती है जो कि रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग की वजह से टेक्स प्लेस हो जाती है। क्रीप क्या होती है, डिफॉर्मेशन होती है टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो हमारी डिफॉर्मेशन होगी उसको हम क्रीप बोलेंगे। मेलेबिलिटी क्या होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको हम थिन शीट्स में जो है वो रोल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, अब हम बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं व्हेन समथिंग इज मेजरेबल। जैसे कि स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं, कितनी लेंथ में इंक्रीज आया, कितनी लेंथ में डिक्रीज आया, तो ये हुई हमारे एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी। पर जो स्ट्रेस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट, जो कि हमारे डेराइव्ड होती है फंडामेंटल यूनिट से, उसको बोलेंगे हम डेराइव्ड यूनिट। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल फॉर माइल्ड स्टील टेंशन। ठीक है, माइल्ड स्टील की टेंशन के केस में क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ओ जो है वो हमारे पास ओरिजिन है, पी हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए इलास्टिक लिमिट है, बी प्लास्टिक लिमिट है, सी अपर यील्ड पॉइंट है, डी जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है, एफ जो है अल्टीमेट पॉइंट है और जी जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसमें कितने रीजन्स होते हैं, कैसे कैसे जो है लिमिट्स होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओ पी पे क्या होती है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन होगा। ठीक है, और ओ ए जो है वो क्या है हमारे पास, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज करेगा। मतलब जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा स्ट्रेस पे जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा। ये है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो है हमारे को ये पॉसिबल नहीं होता है किसी मटेरियल के लिए कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जो है वो रिगेन कर ले। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे को स्ट्रेस मिलता है उसको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी हमारे को इलास्टिक लिमिट में मिलती है उसको हम प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। बी आती है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, जिसमें जो है मेंबर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जो है वो रिगेन नहीं करता है,
उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। अपर यील्ड पॉइंट, सी है हमारा अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट जो है एक तरह का अनस्टेबल लिमिट होती है स्ट्रेस की, जिसको हम डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए यूज़ नहीं करते, बट इन केस ऑफ माइल्ड स्टील ही हम अपर यील्ड पॉइंट को रिकॉर्ड करते हैं। बट इन केस ऑफ डी है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। जो लोअर यील्ड पॉइंट है वो एक तरह का स्टेबल लिमिट होती है और वो हमारी जनरली यूज़ की जाती है डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए। फिर अब हम बात करते हैं डी है हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस स्टेज पे क्या है, जो हमारे पास मटेरियल है वो हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे को देना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी मेंबर हमारा इस रीजन में क्या करता है, वो हमारा शेयर स्ट्रेस सब्जेक्ट करता है और शेयर स्ट्रेस की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गई तो हमारा जो मेंबर का साइज़ है, डायमेंशन है, वो ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेगा या फिर चेंज करेगा। अब EF ये आती है हमारे पास स्टील हार्डनिंग रीजन। स्टील हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, जो हमारे पास मेंबर होता है वो यूज़ करता है एनर्जी जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल में लिया गया है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त लिया गया है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन द शेप ऑफ मेंबर चेंजेस। स्टील हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, जो मेंबर है वो यूज़ करता है उसकी एनर्जी को, जिसने गेंड किया है, किसने, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ने जितनी एनर्जी को गेंड किया है उसको वो यूज़ करता है। एफ जो है वो हमारे पास अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट होता है और अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो मैक्सिमम लिमिट होती है स्ट्रेस की, जो कि हमारी कोई डक्टाइल मटेरियल जो है वो अचीव करता है। और फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो फेलियर अक्कर हो जाता है जब शेयर स्ट्रेस जो है वो 45 डिग्री टू सरफेस लग जाता है। अब हमारा माइल्ड स्टील क्या होता है, इन कंप्रेशन के केस में नेकिंग हम नहीं टेक्स प्लेस, नेकिंग नहीं होती है क्योंकि हम जो है मटेरियल को कंप्रेस करते हैं। जब भी हम मटेरियल को कंप्रेस करते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा बढ़ता रहता है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट बोथ द कर्व्स आर नियरली सेम। ये हमारे पास एक्चुअल बताया गया है कि एक्चुअल में हमारा जो कर्व है वो ऐसे जाना था, पर जो इंजीनियरिंग कर्व के हिसाब से वो ऐसे आ रहा है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला एक्चुअल स्ट्रेस को निकालने के लिए, प्लस हम टेंशन में लेंगे, अगर हम नेगेटिव है तो कंप्रेशन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द अदर ग्रेड्स ऑफ स्टील। हर एक स्टील के लिए जो है हर एक डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय डिटरमाइनिंग बाय द एलॉइंग। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एलॉइंग से, हीट ट्रीटमेंट से, या फिर वेरिंग कार्बन कंटेंट। जैसे कि हमको पता है जो कार्बन कंटेंट जैसे ही इंक्रीज होगा डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ लेकिन इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसलिए इसकी प्रोपोर्शनल चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। फिर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में जो यील्ड पॉइंट होता है वो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हम जो है वो ऑफसेट मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनिशियल हम 0.2% ऑफ स्ट्रेन लेते हैं, फिर हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके पैरेलल जो है वो ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, लेते हैं स्ट्रेस, और जो वो स्ट्रेस आता है हमारे पास उसको हम लेके चलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। फिर हम बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ब्रिटल मटेरियल का होता है वो हमारे यहीं तक होता है। यील्ड पॉइंट के बाद जो है वो हमारा मटेरियल टूट जाता है, उसमें कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा कर्व जो है वो ऐसा दिखता है। जो मटेरियल है उसको हम डक्टाइल कब बोलेंगे, जब वो प्रॉपर साइन देगा, प्रॉपर वार्निंग देगा। बट इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वो हमारे को कोई भी साइन नहीं देता, वो इमीडिएटली जो है वो ब्रेक कर जाता है। जो ब्रिटल मटेरियल है वो हमारे फेल होता है वॉल्यूम के चेंज की वजह से। और जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है, जो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो हमारा डिसाइड करता है वेदर जो हमारा मेंबर है वो डक्टाइल है या फिर ब्रिटल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।